पहले प्रतीक भैया जो IIIT हैदराबाद में प्रोफेसर हैं और HOD ऑफ सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट और अर्थक्वेक इंजीनियरिंग पढ़ाते हैं। वो जीवन विद्या से 2005 से जुड़े हुए हैं और तेलंगाना के स्कूल्स और कॉलेजेस में बहुत सारे शिविर अभी भी आयोजित कर रहे हैं और जीवन विद्या ह्यूमन वैल्यूज़ पे भी वर्कशॉप्स लेते आ रहे हैं और फैमिली की स्वीकृति, पूरी स्वीकृति के साथ वो जीवन विद्या से जुड़े हुए हैं। तो आपका स्वागत है। दूसरे प्रेजेंटर सुबोध भैया हैं जो कि महाराष्ट्र से हैं। संत तुकडोजी महाराज आश्रम में के साथ जुड़े हुए हैं और युवाओं के साथ स्वावलंबन पे बहुत काम किया है गांव में और लिखने में भी रुचि। इनकी बहुत सारी एजुकेशन के बारे में भी बुक्स हैं और भी विषयों पर लिखते हैं। आज वो अध्यात्मवाद से युवा कैसे अट्रैक्ट होते हैं उस पर बात करेंगे। आपका स्वागत है। तीसरे प्रेजेंटर बाल मुकुंद जी हैं जो IIT कानपुर के ग्रेजुएट हैं और उसके बाद उन्होंने रिलायंस दिल्ली में काम किया है। उसके बाद पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी में सेल यूनिवर्सिटी ह्यूमन वैल्यूज सेल के कोऑर्डिनेटर हैं और छोटी में 6 महीने का अध्ययन अपनी धर्मपत्नी जी के साथ करते हैं और अध्ययन से जुड़े हुए हैं। आपका स्वागत है भैया। आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं प्रदीप जी को। गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। मैं एक्चुअली ये सेशन पूरे का पहले भूमिका रखता हूँ और हम 3 लोग मिलकर ऐसा निर्णय किए हैं कि पहले मैं फ्यूचर ऑफ अर्थ के बारे में बात करूँगा। तो उस दौरान आदमी ने क्या किया अभी तक, उसमें 2 धाराएं हैं। तो उसमें से एक धारा सुबोध भाई रखेंगे और एक धारा बाल मुकुंद मीना जी रखेंगे। तो सबसे पहले मैं धरती से ही शुरू करता हूँ। तो अभी तक जो प्रचलित विज्ञान के अनुसार ये धरती 4.5 बिलियन ईयर्स बैक बना था। ये एक्सेप्टेड थ्योरी है जो एजुकेशन में पढ़ाया जाता है कि ये बिग बैंग जैसा एक महाविस्फोट हुआ है, उसके बाद ये धरती बनी है। 4.5 बिलियन ईयर्स मतलब मिलियन ईयर्स। ओके, तो मिलियन, ट्रिलियन एंड बिलियन। मिलियन के बाद में 3 zeros इज ट्रिलियन और ट्रिलियन के बाद में 3 zeros बिलियन। तो 4.5 बिलियन ईयर्स। तो जैसे हम समझते हैं कि ये धरती पर 4 अवस्थाएं हैं। पदार्थावस्था एक, तो उसके बाद में ये प्राणावस्था पनपा है, प्राणावस्था आई है, उसके बाद में जीवावस्था आई है और उसके बाद में ज्ञान अवस्था आई है। तो ये जो ज्ञान अवस्था है जिसमें मानव है, प्राण अवस्था में जीव जानवर जंतु और जीव अवस्था में और प्राण अवस्था में पेड़ पौधे और पदार्थ अवस्था में मिट्टी, पत्थर, पानी ये सब वगैरह वगैरह है। तो ये जो चौथा अवस्था है जो मानव अवस्था, ये इतना पावरफुल है कि धरती का इतना बड़ा इतिहास जो है उसको प्रश्न चिन्ह के सामने लाके खड़ा कर दिया है। तो ये हुआ कैसे? तो आदमी मतलब सर्वोच्च रहते हुए भी क्यों ठीक से जी नहीं पा रहा है? क्या ये जो पहले से ही 3 व्यवस्थाएं व्यवस्थित है, जो पदार्थावस्था, प्राण अवस्था, जीव अवस्था, ये तीनों आपस में व्यवस्थित है और आदमी इस व्यवस्था को समझ के आगे जाना चाहिए था, मगर ये हो नहीं पा रहा है। तो इसका मूल कारण क्या है? तो इसको हमें खोजना है और इसका उत्तर पाना है और वो उत्तर को जीने में विजय पाना है। तो ये एक बहुत बड़ा मतलब सवाल हमारे अपने सामने खड़ा हुआ है। तो अभी मतलब आदमी का इतिहास जब देखते हैं तो ये समझ में आता है कि तो आदमी मतलब 10 लाख साल पहले से जितना भी उसने मतलब कमाया है, उसमें बहुत बड़ा चीज़ एक हमको लगता है कि जो सिविलाइजेशन जो है, ये सिविलाइजेशन एक बहुत बड़ी मतलब उपलब्धि है। ये सिविलाइजेशन को इसने कमाया है। तो उसके बाद में मतलब आधुनिकता आई है और कैसे जीना है ये सब आया है और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत सारा कन्वीनियंसेस को जुटा पाया है। तो ये भी
कोई कम चीज़ नहीं है। जितना आदमी का अचीवमेंट है कोई कम चीज़ नहीं है। आदमी मतलब चांद तक पहुंच गया है और दूसरे ग्रहों तक पहुंचने की भी कोशिश कर रहा है। ये बहुत सारे मतलब रिमार्केबल अचीवमेंट्स है ये ह्यूमन बीइंग के। मगर इतने होने के बावजूद भी आदमी खुद को समझ नहीं पाया और अगले आदमी के साथ कैसे जीना है समझ नहीं पाया है, और अगले आदमी के साथ जीना है या नहीं जीना है ये भी समझ नहीं पाया है। तो ये बड़े बड़े प्रश्न अपने सामने खड़े हैं। तो अब जब हम सोसाइटी को एक बार देखते हैं तो कैसा ये धारा बहाता, तो अगर सपोज 1000-2000 साल पहले हम जब देखते हैं तो रिलीजन का बहुत बड़ा महत्व था। रिलीजन तो जो भी मतलब रिलीजन में बहुत सारे रिलीजन्स हैं, तो टेम्पल या चर्च या मॉस्क जो भी वहाँ से इंस्ट्रक्शन मिलता था आदमी को तो वो सोसाइटी फॉलो करता था। तो धीरे 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 उसका जो मतलब प्रभाव है मतलब ये समाज के ऊपर से धीरे 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 कम हो गया। तो कम होने के बाद सडनली एक जो किंग्स राजा महाराजा चक्रवर्ती ये लोग थे तो इनका प्रभाव समाज के ऊपर ज़्यादा पड़ा। तो ये लोग जो भी बोलते रहे समाज उसको फॉलो करते गया था धीरे धीरे। एंड देन वो भी मतलब ज़्यादा देर टिक नहीं पाया है। धीरे धीरे ये हुआ कि ये जो इंडस्ट्रियल जो टाइम है, व्यापार वाला जो टाइम है वो एकदम मतलब पीक लेवल पे पहुंच गया। अभी जो सोसाइटी है हम जो देख रहे हैं हम जिसमें है वो इंडस्ट्री ड्रिवन सोसाइटी हमको दिखता है। तो अब ये जो तीनों मतलब जैसे बोलते हैं कि तीनों सीट्स या गद्दियाँ हैं, तो पहले मतलब धार्मिक गद्दी, फिर राजनीतिक गद्दी और ये जो व्यापार गद्दी, ये तीनों संभालते हुए मतलब पहले धार्मिक था, फिर राजनीतिक हो गया, फिर व्यापार गद्दी हो गया। तो इसमें मतलब गड़बड़ क्या है, क्या हुआ क्या, क्यों आदमी मतलब इतने डेवलपमेंट्स के बाद भी, जो सो कॉल्ड डेवलपमेंट्स के बाद भी सुखी नहीं रह पा रहा है, अगले आदमी के साथ ठीक से जी नहीं पा रहा है। तो प्रकृति में जो तीन अवस्थाएं हैं उसके साथ भी ठीक जी नहीं पा रहा है। जितना भी वो बटोरना चाहता है, बटोरने के बाद भी वो अपने अंदर तृप्ति को देख नहीं पा रहा है। तो ये हुआ क्या? तो जब अपन ये अभी जो चल रहा है इंडस्ट्रियल ड्रिवन सोसाइटी को देखते हैं तो उसमें एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ है वो पैसा। तो कितना पैसा चाहिए आदमी को और पैसे का लिमिटेशन क्या है, वो क्या कर सकता है, ये तय नहीं कर पाया है। ये बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा हुआ है। तो आदमी अपना सैलरी कितना हो वो तय नहीं कर पाया है, वो एक बड़ी बात है। और उसके बाद में पावर कितना चाहिए, जब यहाँ आते हैं राजनीति में आते हैं पावर कितना चाहिए उसका भी तय नहीं हुआ है। और यहाँ पे जब रिलीजन के पास आते हैं तो समाज में एक ऐसा फैल गया कि पहले मतलब जो भी रिलीजियस टेक्स्ट थे लोग अच्छी तरह से पढ़ते थे। अभी जैसा जैसा इंडस्ट्री मतलब साइंस इंडस्ट्री को ड्राइव किया है, जैसा जैसा ये साइंस वाला एजुकेशन है जो करंट एजुकेशन है, जैसा जैसा ये ड्राइव होते गया है धीरे 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 ये जो रिलीजन वाला है उसका असर कम हो गया। तो इसका आप सीधा सा असर देख सकते हैं कि समाज में हर कोई बच्चा कम से कम 20 साल ये जो सिस्टम बना है एजुकेशन सिस्टम जो साइंटिफिकली ड्रिवन एजुकेशन सिस्टम है उसमें 20 साल सरेंडर हो गया है। 20 साल। तो ये 20 साल सरेंडर होने के बाद कैसा आदमी बाहर आ रहा है, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। अब धरती के पास आ जाते हैं, पूरा मतलब फ्यूचर ऑफ अर्थ के पास अब जब आके देखते हैं तो बहुत बड़े बड़े प्रश्न अपने सामने खड़े हुए हैं। तो ये कितने दिन चलेगा ऐसा धरती, और कितने दिन चलेगा? अभी धरती तापग्रस्त हो गया है, ये अनसस्टेनेबल टेम्परेचर से कितने दिन चलेगा, रिसोर्स डिप्लीशन के साथ कितने दिन चलेगा, और उससे बहुत पहले आदमी के साथ रहना मतलब समझा नहीं है तो कहाँ मतलब युद्ध होके पूरा ह्यूमन रेस ही खत्म ना हो जाए। ये बड़े बड़े हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये इसके लिए सॉल्यूशंस हम अभी सोच रहे हैं, तो बहुत पहले से ही सोचने लगे थे। तो उसमें ये दो धाराएं निकली। एक है स्पिरिचुअलिटी जिसमें मतलब ये भगवान क्या है, कुदरत क्या है, आदमी क्या है, इन प्रश्नों को अटेम्प्ट करने का एक कोशिश हुआ था। अब वो कहाँ तक सफल हुआ है, अगर सफल हुआ है तो भी उसका परंपरा क्यों नहीं बना है इसके बारे में सुबोध भैया रखेंगे। और उसके बाद में अभी जो
जो अपना एम्यूनिटीज जो ले रहे हैं, जो कन्वीनियंसेस अपन देख रहे हैं, ये सारे दीज आर ऑल साइंटिफिक अचीवमेंट्स। तो ये जो साइंटिफिक अचीवमेंट्स हम मतलब पाते हुए क्या धरती को सस्टेनेबिलिटी की ओर ले जाते हुए ये इन्वेंशंस करे हैं, या ना कि वी हैव नॉट कंसिडर्ड द फ्यूचर ऑफ अर्थ एंड स्टार्टेड इन्वेंटिंग ऑल दीज थिंग्स। क्या हमने सोचा है कि हमारा एग्जिस्टेंस सिर्फ लिमिटेड पीरियड तक ही रहेगा या कंटिन्यूस रहेगा? तो इसमें साइंस की क्या सोच है, साइंस कहाँ तक पहुँचा है अभी, तो उसके बारे में बाबू भाई रखेंगे। तो मैं ये कहते हुए यहाँ पे मैं समाप्त करता हूँ, उसके बाद में ये दोनों के बात करने के बाद समाप्त करने की कोशिश करूँगा मैं। सुबोध। धन्यवाद प्रदीप भाई, आप सबको नमस्कार। प्रदीप भाई ने अभी आपके सामने बात रखी कि धरती का जो भविष्य है वो किस तरफ जा रहा है, और इस दिशा में साइंस और अध्यात्म, साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी, इन दोनों क्षेत्र में किस प्रकार से काम अभी तक हुआ है और आगे हमारे काम करने की दिशा क्या होगी, इस पर थोड़ा सा प्रस्ताव रूप में कुछ रखना चाहूँगा। बाकी मेरा इस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा अध्ययन के अनुभव ऐसा नहीं है, इस तरह का मैं भी एक प्रवासी हूँ। योगेश भाई की इच्छा था कि इस विषय को आप रखें, तो इसके लिए मैं उसको प्रस्तुत करने के लिए मैं यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ। जैसे कि देखा जाता है कि मनुष्य की एक पेशी अवस्था से लेकर आज तक जो अभी हम प्रेजेंट में फिलहाल में हम यहाँ पर बैठे या खड़े हैं, ये पूरा का पूरा विकास क्रम अगर हम देखते हैं तो मनुष्य का शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और सर्वोत्तरी विकास ही अपने को इसमें दिखाई देता है। तो यहाँ तक हम आए तो उसमें अध्यात्म की ऐसी क्या आवश्यकता पड़ी। अभी जो प्रदीप भाई ने बात रखी कि धरती का भविष्य ऐसा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे जो देखने में आया अध्यात्म की परंपरा में कि अध्यात्म की परंपरा जिन लोगों ने स्थापित की, उन्होंने कुछ वर्चुअस पॉइंट्स लोगों को देने का प्रयत्न किया कि ताकि ये कंडीशन भविष्य में ना आए। लेकिन उसके बाद कौन सी स्थिति ऐसी पैदा हुई कि उसकी परंपरा ना बन सकी। तो इतिहास में तो ऐसे ही देखा जाता है कि मनुष्य का जैसे 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 हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं, भूगोल में पढ़ते हैं कि पहले कैसे थे, बंदर की अवस्था से लेकर मनुष्य की अवस्था तक हमारा जैसा क्रम विकास हुआ है, उसमें न्याय, नीति, मूल्य और चरित्र का कितना विकास हुआ। और ये अगर विकास नहीं होता है तो इसका जो एक फिजिकल विकास हो रहा है, फिजिकल डेवलपमेंट हो रही है, वो किस दिशा में जाएगी और वो इस समस्त मनुष्य जाति को और पर्यावरण को और पूरी धरती को किस दिशा में लेके जाएगी, वो बचाएगी या उसका विध्वंस करेगी। ऐसा कुछ दिनों पहले हमारे साधु संत ऋषि महापुरुषों को थोड़ा ध्यान में आया। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसके हिसाब से उन्होंने ये रचना की कि क्या होना चाहिए, उसका अनुसंधान करने के लिए उन्होंने बहुत सारी जप, तप, ध्यान, धारणा विधियां की, लेकिन कुछ ऐसा प्रस्तुतिकरण या क्रमवार प्रस्तुतिकरण उसमें से नहीं निकला और लोगों को समझ नहीं दे सके। लेकिन लोगों को इतना समझाने का प्रयत्न उसमें करने को आया कि अगर ऐसा आप करोगे तो शायद बचे रहोगे। आज घर घर में तुलसी लगाते हैं तो उसके पीछे भी साइंस है। जितने कुछ धार्मिक विधियां हैं उन सबके पीछे साइंस तो है, लेकिन वो साइंस जो है वो लुप्त हो गया है, वो विधियां खाली रहेगी। बाकी कर्मकांड जो है वो लोगों के सामने आया, उसका जो मूल उद्देश्य था वो मूल उद्देश्य हटके चला गया। जैसे मैं बीएससी था, पढ़ता था, आपके जैसे कॉलेज में था, तो कॉलेज में किस तरह से सेवा का और अध्यात्म का प्रवाह चला आया किसी साधु संत महापुरुषों के किताब में से, तो मेरी क्या अवधारणा रही होंगी अध्यात्म के बारे में। आज लोग जो अध्यात्म को देखते हैं वो किस दृष्टि से देखते हैं, वो समस्त मानव जाति के और धरती के संरक्षण संवर्धन के लिए बना है या अपनी कुछ इच्छाएं पूर्ति करने के लिए बना है, वैसा मुझे भी कुछ प्रतीत नहीं होता था। इसके लिए मैं जब इस मार्ग में निकला तो बहुत सारी मान्यता में से मुझे भी गुजरना पड़ा। बहुत से लोग तो ये सोचते हैं कि कपड़ों से उनका वैल्यूएशन करते हैं, ऐसे लोग रहेंगे, ऐसे कपड़े पहनेंगे तो फिर ये अध्यात्मवादी कहलाएंगे। बहुत सारे लोग ये जानते हैं कोई देवी देवता का या ईश्वर का साक्षात्कार अगर होता है तो उसमें अध्यात्म अपना प्रस्तुत होता है। बहुत से सारे लोग इस मान्यता पर चलते हैं कि कोई सन्यासी है, कोई ब्रह्मचारी है, कोई संसारी है, कोई निरंतर सेवा कर रहा है, तो उसके हिसाब से भी अध्यात्म का मूल्यांकन होता है। लेकिन उसकी गरिमा क्या है, क्या वो चाहते हैं, इसमें से क्या निकल कर आएगा, तो अध्यात्म की आवश्यकता हमारे जिंदगी में बनी रहेगी।
तो ऐसा कुछ ठोस प्रमाण जो है वो समाज में दिखने को नहीं मिला। इसके लिए अपने अपने हिसाब से हर व्यक्ति ने अध्यात्म की परिभाषा की और उसके हिसाब से वो काम कर रहा है। आज हमारे सामने प्रश्न ये प्रस्तुत होता है कि वाकई में अध्यात्म की आवश्यकता हमको है या नहीं है, अध्यात्म के बिना भी मनुष्य का विकास हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो फिर ये विकास की जब बात चली तो साधन और सामग्री और सुख सुविधा के संदर्भ में हमने बहुत सारे डिस्कवरी कर लिया, बहुत सारा संशोधन कर लिया, इतना कुछ कर लिया कि मनुष्य जाति और धरती आगे बची रहेगी या नहीं रहेंगी, इसका भी प्रश्न चिन्ह आगे खड़ा होता है। उसी तरह से अध्यात्म की ओर देखा जाए तो त्याग, धारणा, ध्यान, तपश्चर्या वो इतना आगे चला गया कि मनुष्य को लगा कि इस तरह से अगर जीवन जिएंगे तो हमारी पूरी इच्छा, आकांक्षा, कल्पना का पूरा ह्रास हो जाएगा। तो ये आगे चल के मुझे लगता है कि दोनों एक ही चीज के लिए बने हुए हैं, लेकिन आगे चल के ये दो मार्ग जो है वो डिफर हो गए। अभी अध्यात्म को अलग एंगल से देखा जाता है, विज्ञान को अलग एंगल से देखा जाता है। अब हमारे सामने प्रश्न ये है, क्या अध्यात्म को डिलीट कर दिया जाए और साइंस को खाली ले लिया जाए तो और ज्यादा इनोवेशन करेंगे, और ज्यादा हम डिस्कवरी करेंगे और कितना भूगोलवाद, कामनवाद में हम उलझेंगे और फिर साइंस में आगे जाते हैं तो ऐसा ऐसा समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र निकलता है जो हमको ये बताता है कि ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड एंड रिसोर्सेज आर लिमिटेड। इसका मतलब ये होता है कि हमारी इच्छा, वासना, आवश्यकताएं कभी पूरी नहीं हो सकते हैं और फिर इसके लिए ये रिसोर्सेज क्या है, कम है, मतलब हम इसका शोषण शासन करते रहेंगे। तो जैसे कि प्रतिभा ने बताया कि इस मार्ग पर अगर चलते तो कुछ दिन के बाद हमको धरती छोड़नी पड़ेगी और हमारी यथावत इच्छा वासना पूरी करने के लिए और किसी अन्य धरती का हमको सहारा लेना पड़ेगा। फिर वहीं पर भी क्या वही क्रम चलेगा, तो इसी क्रम से हमको चलना पड़ेगा। या फिर दूसरा अध्यात्म है जो हर चीज में एक संयमित जीवन जीना अपने को सिखाता है, लेकिन उसके संयम की परिभाषा क्या होनी चाहिए और उसके मार्ग से जाएंगे तो हमारी मानुष्य जाति है और जो निसर्ग है और जो धरती है वो बचे रहने की संभावना है। तो बचने बचाने के हिसाब से हमको काम करना है या ये सब पूरा विध्वंस हो जाएगा, सत्यानाश हो जाएगा, इसके हिसाब से काम करना है। तो फिर अगर देखा जाए कि इन सब का संरक्षण, संवर्धन और सुरक्षा अगर होना चाहिए तो साइंस का भी अल्टीमेट मोटो वही निकलता है और अध्यात्म का भी अल्टीमेट मोटो वही निकलता है। तो फिर ऐसे कौन से बिंदु है जिस बिंदु पर हम विज्ञान को और अध्यात्म को एक बता सकते हैं और ऐसे बिंदुओं को लेकर जब हम समाज में प्रस्तुत करेंगे तो मुझे लगता है कि ये दोनों को हम एक साथ लिए चलेंगे, क्योंकि बहुत सारी थ्योरी एंड डिस्कवरी ऐसी बताती है कि इन दोनों का मतलब आखिर मोटो एक ही है, इनोवेशन एक ही आता है। जैसे अध्यात्म में एक वो श्लोक है, पूर्णमदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, तो ये बताता है कि ये सभी का सभी एंटायर वर्ल्ड पूरा है, इसमें से आप कितना भी निकालो, कितना भी डालो, इसमें कुछ चेंज नहीं हो सकता, क्योंकि ये इसके परफेक्शन को डिनोट करता है। इधर हमारे न्यूटन भी वही बोलते हैं कि यूनिवर्सल एनर्जी इज कांस्टेंट, मतलब उसमें कुछ परिवर्तन नहीं हो सकता है। तो ये मैटर में भी और माइंड में भी जितने कुछ डिस्कवरी हुई है उसका जो लास्ट कंक्लूजन है वो तो मुझे दोनों इसमें सामान्य निकाल मतलब आता है, ऐसा दिखता है। बहुत सारे वैज्ञानिकों ने इस पर काम किया है कि मैटर जो है वो भी पूरा वेवलेट्स है। अलूरेलो में वो गए, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन में वो गए, सबका उन्होंने अपने लेबोरेटरी में डिस्कवरी किया, तो उन्होंने भी आखिर में वही कंक्लूजन दिया। और जो साधु संत महापुरुषों ने कई बाहर जाके जंगलों में या हिमालय में तपश्चर्या की और उन्होंने भी इसका जो सत्य प्रस्थापित किया उसका भी फाइनल कंक्लूजन यही आया। अब इस सब में हमारी न्याय, नीति, चारित्र्य कैसे बना रहे और इसका संवर्धन कैसे हो, इसका सर्वनाश कैसे बचा रहे, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, अध्यात्म की हमारे दृष्टि में परिभाषा क्या होगी, हम उसको कैसे पहचानेंगे, कौन से दायरे से उसको देखेंगे। जैसे मैं इस क्षेत्र में आया तो मेरी अलग अलग अवधारणाएं थी, बहुत से लोगों ने बताया ये ग्रंथों में होता है, शास्त्रों में होता है, गुरु महाराज में होता है, किसी धर्म में होता है। अध्यात्म के हिसाब से यहाँ पर काम हुआ तो अलग अलग धर्म प्रस्तावित हुए, फिर हर एक की अलग अलग मान्यता है। आखिर सबका उद्देश्य क्या है वो जानने के लिए बाकी लोग ज्यादा उतने आतुर नहीं है, लेकिन उस प्रवाह में सब लोग चल रहे हैं। मैं जब इसका स्टडी कर रहा था या पढ़ रहा था तो मेरे कुछ फ्रेंड्स के फोन आते थे, हमने सोचा कि भाई तुम बीएससी साइंस में पढ़ने वाले हो, तुम इस गलत विचारधारा में चले गए। मैंने बोला तुम ऐसे क्यों बोलते हो? नहीं बोले अध्यात्म का मतलब हम इतने पता है, किसी जंगल में, पहाड़ में या दरी में जाके वहाँ पे चुपचाप बैठ जाना और अपना काम करते रहना।
तो वो अध्यात्म को इस दृष्टि से देखता है। तो इस अध्यात्म को हमको किस दृष्टि से देखना पड़ेगा और हमारे अखिल मानव जाति और इस निसर्ग के धरती के संवर्धन संरक्षण में उसको किस तरह से लाया जाए, ये अभी जो प्रश्न है ये हमारे सामने उपस्थित होता है। तो आपके सामने मैं ये प्रस्ताव रखता हूँ कि साइंस और विज्ञान दोनों को मिला के कुछ बिंदु पर काम करके दोनों को एक साथ प्रस्तुत करके दोनों को एक साथ लेके कुछ अच्छी यंत्रणा बन सकती है। संरक्षण का, संवर्धन का कुछ इसमें से प्रारूप बाहर निकल सकता है, या किसी एक को लेकर हम आगे जा सकते हैं। इस पर कैसे काम किया जा सकता है, इस पर हमको सोचना है। इस बारे में विज्ञान क्या कहता है या विज्ञान की मनोधारणा क्या है, वो इस चीज को किस तरह से वो देखता है, हम किस तरह साइंस को देखता है कि हमको जो चाहिए वो सब वो दे दे। बाकी वो सृष्टि का, धरती का, मनुष्य जाति का क्या होगा वो होगा, हमको पता नहीं है। इसी दृष्टि से अभी हम साइंस को देखते हैं। तो साइंस एक्चुअली क्या चाहता है, वो कैसे इवॉल्व हुआ इस दिशा में, और उसको हम किस तरह से देखना चाहेंगे, ये अपनी जो बात है वो भैया रखेंगे, ऐसा मैं उनको विनती करता हूँ। तो जैसा भैया ने कहा, मुझे विज्ञान वाले भाग के ऊपर रखना है। तो एक तरफ जैसे ये अध्यात्म का, एक आदमी का विकास होता रहा, आध्यात्मिक सोच का, और दूसरी तरफ एक अध्यात्म जो है वो आंखों की रेंज में नहीं आता है, ऐसा आदमी ने मतलब ऐसा सोचने का कोशिश की है। और आदमी की ये भी जिज्ञासा रही कि जो आंखों की रेंज में आता है उसको भी देखा जाए, ऐसा एक सहज रूप से ऐसा जिज्ञासा बनाई। इसी तरह से विज्ञान का इवोल्यूशन हुआ, और ये दो धाराएं मतलब इस तरह से चलती भी रही कि इसका एरिया वो है और इसका एरिया ये है। इसका एरिया मतलब आंखों से जो दिख रहा है वो, और अध्यात्म मतलब आंखों से जो नहीं दिख रहा है उसको हमको अध्यात्म में समझेंगे, ऐसा मानव जाति जो है वो चलती रही। उसमें फिर जैसा प्रदीप भैया ने बताया कि पहले रिलीजन ही प्रधान था, उसमें जो आंखों से दिख रहा है उसको बहुत ज़्यादा इग्नोर किया गया, उसको कि भाई जो जिसको अपन है ना जमीन बोल रहे हैं, जायदाद बोल रहे हैं, है ना, रोटी पानी बोल रहे हैं, इसके लिए पूरी मानव जाति शुरू से ही जो है ऐसा दिखाई दिया है कि लड़ाई झगड़ा करती आ रही है ना। शुरू से ही जो है कबीला युग से देखेंगे तो एक कबीला दूसरे कबीले को लड़ाई झगड़ा करता आ रहा है ना, उसके कपड़े ले गया, उसके बर्तन ले गया, उसके घर ले गया, है ना, उसके आदमी भी ले गया, इस तरह से झगड़ा करते रहे। तो इस तरह से ऐसा ही बना कि ये जो आंखों से ऊपर रियलिटी है इसको अपन को प्रधानता देना है, और इससे अपन जितना ज़्यादा छूटेंगे जड़ से, जड़ वाली चीज़ों से, उतना अपन सुखी होंगे। इस दिशा में पूरी की पूरी मानव जाति एक सोच का एक ऐसा चला। उसी क्रम में उस जड़ को इतना ज़्यादा इग्नोर किया गया कि फिर एक सामान्य जनता इससे भी परेशान हो गई। एक त्याग वाले मॉडल को हमने जिस तरह से स्थापित किया, तो एक तरह से देखेंगे तो विज्ञान का जो ओरिजिनेशन हुआ है वो दो तरह से हुआ है कि एक तो वो अध्यात्म से परेशान रहा है ना, जो अभी कल परसों भी एक भैया आके बोल देते हैं ना कि हमारे बनारस में जो है हर हर महादेव बोलते हैं ना, और उसमें महादेव क्या करते हैं और मैं क्या करना है ना, एक उनका जिज्ञासा था। तो एक इस तरह का भी जिज्ञासा रहा है कि भाई ये भगवान तो ठीक है लेकिन मुझे क्या करना है ना, और दूसरा एक अस्तित्व को मुझे समझना है। दोनों तरह से है ना, एक रिएक्शन वाला भाग भी रहा कि ये अध्यात्म से हमको है ना बहुत सारी परेशानी हो रही है, उसके आधार पर चर्च, मंदिर, है ना, गुरुद्वारे, गिरजाघर, ये सब जो है चलते रहे, और हमको रियलिटी को भी समझना है। तो इस तरह से देखेंगे तो तीन तरह से अप्रोच किया गया फिर से कि एक तो जो आंख से जो बिल्कुल ही नहीं दिखता है, बहुत ही सूक्ष्म जो चीजें हैं जिसको अपन बोलेंगे कि अणु परमाणु क्या है ना, ये लाइट क्या है ना, ये ताप क्या है, ये बिजली क्या है ना, जो हमको आंख से नहीं दिखते ये सारी चीजें। तो इसके ऊपर एक सोचने का रहता है। दूसरा, ये जो हमारी आंखों की रेंज में जो चीजें आ रही है ना, कि भाई ये पत्थर क्या है ना, और ये बरसात क्यों हो रही है, और ये है ना जानवर क्या चीज है ना, वहां से लेके, और ये हवा बह क्यों रही है, नदी बह क्यों रही है ना, और जैसे हवा नदी बह रही है वैसे हम भी कुछ बहा सकते हैं क्या, इस तरह से। और तीसरा है कि जो फिर से आंखों के रेंज से फिर से बाहर चला जाता है कि पूरा अस्तित्व क्या चीज है, वहां से शुरू करके चांद तारे से लेके और ऐसे ग्रह गोल जो हमको समझ में भी नहीं आ रहे, जिसको कॉस्मोलॉजी बोल रहे हैं या यूनिवर्स बोल रहे हैं, कि एज ए होल ये यूनिवर्स क्या चीज है। तो तीन जगह पर आदमी ने ऐसे सोच को दौड़ाया। अब ये जो तीनों ही जगह पर जो सोच को दौड़ाया, उसमें जो अणु परमाणु है ना, उसको आदमी समझने गया तो उसने ये पाया कि हर एक चीज जो है वो छोटी छोटी चीजों से बनी होती है ना।
कि जैसे ये दीवार है तो ये ईंटों से बना होगा, है ना, तो ईंटा फिर से किसी और छोटे कण से बना होगा, और कण जो है किसी और छोटे परमाणु से बना होगा, ऐसा विज्ञान ने सोचा। तो यहाँ तक तो अच्छी बात है, ऐसे ही बना होगा, है ना। फिर भाई ये परमाणु फिर और किससे बना है, तो उसमें फिर वो अटक गया मामला, है ना, कि ये इससे बना है, ये इससे बना है, ये इससे बना है, तो फाइनली क्या चीज़ है जिससे सारा चीज़ बना हुआ है। तो यहाँ पर जो है वो अभी उसका अभी अल्टीमेट रियलिटी का अभी पता नहीं लगा है सूक्ष्म तत्व का, है ना। और भी जितना भी हमको कुछ कुछ अनुमान होता है कि परमाणु, तो उसमें भी मानव ने ऐसा देखा कि परमाणु जिन अंशों से बना है, तो अंश परमाणु में गोल गोल घूमते रहते हैं, कुछ अंश केंद्र में होते हैं, कुछ अंश चारों ओर घूमते रहते हैं, है ना। ऐसा एक मानव ने अनुमान लगाया, बहुत सारे यंत्रों से बहुत सारे प्रयोग करके ऐसा अनुमान लगाया कि सबसे छोटा परमाणु है, उसमें अंश एक दूसरे के चारों ओर घूमते हुए चल रहे हैं। तो आदमी ने सोचा भाई ये ऐसे घूम क्यों रहे हैं, ऐसा एक प्रश्न बना कि ये बीच में है और चारों ओर घूम रहे हैं, ना, ये घूम क्यों रहे हैं। तो उसमें जो है ये ऐसा लॉजिक लगाए कि जो केंद्र वाले जो अंश है वो बाहर वाले अंशों को खींच रहे हैं। ये जो बाहर वाला अंश है ना, ये उसके चारों ओर घूम रहा है क्योंकि केंद्र वाला उसको खींच रहा है। और बाहर वाला अंश क्या कर रहा है, भाई खींच रहा है तो खिंचाई क्यों नहीं जाता है ना, चिपकी क्यों नहीं जाता है ना। सारे आपस में चिपक जाएंगे तो फिर तो ये सारा की जो है वो जैसे गुब्बारे में से हवा निकल जाती है तो वो पूरा चिपक जाता है आपस में, वैसा ये तो क्रैश हो जाएगा सारा। तो वो जो चारों ओर जो घूम रहा है वो जो है वो भागना चाहता है वहां से, है ना। तो ये जो केंद्र वाला है वो उसको खींचना चाहता है और वो भागना चाहता है, और इस क्रम में खींचतान में जो है दोनों आपस में जी रहे हैं, आपस में चल रहे हैं। तो ऐसा आदमी ने एक अस्तित्व में सबसे छोटी रियलिटी को समझने का प्रयास किया कि उसमें दोनों ही अंश जो है वो ऐसा चल रहे हैं कि वो उससे भागना चाह रहा है, वो उसको पकड़ना चाह रहा है। तो ऐसे जो है भागने पकड़ने के क्रम में दोनों आपस में चल रहे हैं, दोनों टाइप के अंश आपस में चल रहे हैं। इस तरह से सबसे सूक्ष्म रियलिटी को मानव ने समझने का कोशिश किया। फिर जो सबसे बड़ी जो रियलिटी है ना, अस्तित्व जो है ना, वहां पर भी आदमी ने समझने की कोशिश किया। तो ये प्रश्न रहा कि जैसे भैया ने बताया कि अभी ये स्थापित हो चुका है कि 4.5 जो है अरब वर्ष पूर्व ये धरती का, है ना, ये पूरे यूनिवर्स का निर्माण हुआ। तो उसमें भी आदमी का सोच ऐसा ही रहा कि जैसे पेड़ जो है वो मर जाता है, एक समय के बाद पेड़ मर ही जाता है ना। यहाँ पर कोई आप बाहर पेड़ देखेंगे और अगर आप 100 साल बाद आके देखेंगे तो वहाँ पे आप किसी भी तरह से अनुमान नहीं कर सकते कि वहाँ पे पेड़ था, है ना। वहाँ कुछ घास उग जाएगी, है ना, हो सकता है वहाँ कोई बिल्डिंग बन जाए, कुछ भी हो सकता है ना। तो हर चीज जो है वो खत्म हो जाती है। ऐसा आदमी को लगा कि ये जो आदमी है ना, इससे मैं भी बात कर रहा हूँ, है ना, ये जो है 100 साल पहले नहीं था, उसका अंश मात्र भी 100 साल पहले नहीं था, और जो है 100 साल बाद आके देखूंगा तो फिर से ये आदमी हमारे सामने नहीं रहेगा, है ना, और न मैं रहूंगा। तो ऐसा ही आदमी का सोच शुरू से ही रहा है कि हर चीज जो है वो पूरी जड़ चीजों में एक वो जड़ चीज जो है वो पैदा होती है ना। पेड़ पैदा होता है, जानवर पैदा होता है ना। कोई चट्टान है, वो चट्टान पहले नहीं थी, अचानक से आ गई, है ना, कुछ साल में आ गई, और फिर कुछ साल बाद पता नहीं रहेगी, है ना। तो इसी तरह से ये पूरा जो अस्तित्व भी कभी शुरू हुआ होगा या कभी खत्म हुआ होगा। एक इस तरह से आदमी ने अस्तित्व पर भी वही नियम लगाया। तो जो बिग बैंग थ्योरी है ना, वो उसी क्रम में कि अस्तित्व शुरू में मतलब 4.5 बिलियन वर्ष पूर्व जो है एक ऐसी सिचुएशन थी जब कुछ भी नहीं था, है ना, एनर्जी था, और वो एनर्जी से, है ना, कुछ भी नहीं था, मतलब क्या था ये भी नहीं कहा जा सकता, है ना। और जो है कुछ विस्फोट हुआ और सारा अस्तित्व बन गया। तो इस तरह से एक पूरे होल यूनिवर्स के बारे में ऐसा थ्योरी रहा। और अब ये जो पूरे आँख की रेंज में जो चीजें आ रही है, अब आदमी के पास ये रहा कि अगर रियलिटी ये है कि वो अंश भी उस अंश को पकड़ रहा है ना, उन दोनों के बीच में ठीक से देखेंगे तो कि अल्टीमेट ट्रूथ आदमी ने देखने की कोशिश किया तो ये है कि वो अंश जो है वो एक दूसरे से कॉन्फ्लिक्ट में है, वो भागना चाह रहा है और वो पकड़ना चाह रहा है, कॉन्फ्लिक्ट में है। और कॉन्फ्लिक्ट के थ्रू वहां पर एक सिस्टम बन रहा है, कॉन्फ्लिक्ट के थ्रू एक परमाणु चल रहा है ना। और जो पूरा यूनिवर्स है वो भी टिका नहीं रहेगा, पूरा यूनिवर्स भी जो है वो खत्म हो जाएगा, और उसके खत्म होने के क्रम में ही वो एक खत्म होने की ओर बढ़ते क्रम में ही विकास हो रहा है ना। तो जैसे सूरज है तो सूरज जल रहा है, और सूरज जलने से बहुत सारा एनर्जी पैदा हो रहा है, और वो एनर्जी पैदा होने से ही यहाँ पर पेड़ पौधे बड़े हो रहे हैं। ऐसा पढ़ाया जाता है ना हमको कि सूरज जो है उसके ताप से पेड़ पौधे चल रहे हैं। तो ये इस तरह से आदमी सोचता गया, और यहाँ से ये निकला कि हम कभी भी कोई यंत्र बनाएंगे, कभी भी मानव जाति कोई विकास करेगी, तो वो
एक दूसरी इकाई का ह्रास होगा और उसी से ही विकास होगा। तो इस तरह का एक मानव का यहाँ से जो सबसे छोटी रियलिटी में भी कॉन्फ्लिक्ट को देखा और सबसे बड़ी रियलिटी में भी चीज़ें टिकी नहीं रहेगी, चीज़ें खत्म हो जाएगी, है ना। अंतिम जो है ह्रास को ही देखा। तो हमारा पूरा सोच ही ऐसे गया, जैसे 1800 के आसपास आदमी ने कभी गाड़ी बनाया, है ना, कार बनाया, तो कार आवर्तनशील बनाना है ऐसा उसने सोचा ही नहीं कि आवर्तनशील बनाना है। उसने ऐसा सोचा कि ये पेट्रोल जलेगा, है ना, और उसी से ही गाड़ी बनेगी, ऐसा ही उसने सोचा, जबकि सूरज से भी गाड़ी बन सकता था। तो एक जो रियलिटी है, रियलिटी शुरू से ही आदमी के अंदर ऐसा ही बना कि अल्टीमेट रियलिटी तो यही है कि कॉन्फ्लिक्ट है अस्तित्व में, और उस कॉन्फ्लिक्ट के थ्रू ही विकास होता है ना। ऐसा पूरे आदमी ने ऐसा देखा कि एक बड़ी मछली छोटी मछली को खाती है ना, उसी से ही बड़ी मछली का विकास होता है ना, उसी से आगे जाके दूसरी छोटी मछली का भी विकास होता होगा, है ना। पेड़ जो है मिट्टी को खा जाता है, इस तरह से पूरा आदमी जो है वो भी सारी चीज़ों का, जब पेड़ खाएगा, मिट्टी खाएगा, मछली खाएगा, है ना, तभी वो जिंदा रह पाएगा। इस तरह से आदमी का भी ऐसा ही एक थ्योरी विज्ञान ने निकाला। तो इसमें ये जो चीज़ें हैं कि अब ये सारे हमारे लिए प्रश्न है सोचने के लिए कि जो परमाणु है, जो सबसे छोटी रियलिटी है, क्या उसको इसी तरह ही देखने का एक तरीका है कि वो अंश एक दूसरे को खींच ही रहे हैं, या कोई दूसरा भी तरीका है देखने का कि वो साथ में बने रहना चाहते हैं, बने रहते हैं, ऐसा है कि नहीं है, एक दूसरा तरीका बनता है देखने का। फिर जो अपन पूरे अस्तित्व को देख रहे हैं, है ना, उसमें भी हम दो तरीके से फिर से सोच सकते हैं कि पूरा अस्तित्व बना ही रहेगा, बना ही रहने के लिए है, या अस्तित्व खत्म ही हो जाएगा और खत्म ही हो जाने के लिए है। तो ये फिर से हमारे एक सोचने के लिए मुद्दा बनता है कि इस दिशा में हमने बहुत सारा सोचा है विज्ञान ने कि अस्तित्व भी जो है खत्म हो जाएगा, है ना। तो क्या हम इस दिशा में भी सोच सकते हैं कि क्या अस्तित्व बना ही रहेगा या बना ही रहेगा, बना ही रहा है ना, अस्तित्व शाश्वत है या नश्वर है। और फिर उसके आधार पे अगर ऐसा ट्रुथ हमको इस सच्चाई पर अगर हमको यकीन होता है, तब हम ये जो चीज़ें दिख रही है आँख की रेंज में जो पिंड है, इसमें भी हम ऐसा सोच सकते हैं कि क्या ये जो चीज़ें हैं ये जितनी बन रही है उतनी बिगड़ रही है ना, और बनते बिगड़ते क्रम में कोई आवर्तनशीलता है, क्या ये भी कोई रियलिटी है, या मतलब ये सारा धरती जो है वो खत्म होने की ओर जा रही है तो उसका खत्म होना ही गति था, या धरती की जो रियलिटी है वो आवर्तनशीलता है, आवर्तनशीलता पूर्वक बने रहना है। तो ये दो मुद्दे, दो विचारधाराएं हमारे सामने अभी प्रस्तुत होती हैं, इस पर हम सबको सोचना है ना, कि परमाणु में भी क्या कॉन्फ्लिक्ट है, क्या पूरे ये जो हमारे डे टू डे लाइफ में चीजें इनमें भी क्या कॉन्फ्लिक्ट है, और क्या यूनिवर्स के लेवल पर भी कॉन्फ्लिक्ट है। एक भाग तो ये हो गया, है ना। दूसरी भाग ये भी आया, जड़ के साथ में विज्ञान ने आदमी को भी समझने की कोशिश किया, और आदमी में भी उसने यही देखा है कि आदमी में एक ब्रेन नाम का चीज है, और वो ब्रेन नाम का चीज से आदमी चलता है। तो उसने फिर ये जो ब्रेन है, ब्रेन क्या है, पूरा एक यांत्रिक चीज है ना, एक उसको यंत्र जैसा सोचते हैं, कंप्यूटर जैसा सोचते हैं उसको, है ना। तो यहाँ पर भी एक मुद्दा फिर से हमारे सामने आता है कि क्या आदमी पूरी तरह से एक कंप्यूटर टाइप की चीज है, या आदमी एक कंप्यूटर टाइप की चीज न होकर, पूरी तरह से कंप्यूटर टाइप की चीज न होकर कुछ और भी अलग चीज है या नहीं है। एक ये प्रश्न भी हमारे सामने आता है कि जो आदमी के अंदर जो एक एरिया है जिसको हम बोलते हैं इमोशनल वाला एरिया, है ना, एक तो फिजिकल वाला एरिया है उसका जिसमें उसको रोटी चाहिए, कपड़ा चाहिए, है ना, और एक उसका कुछ इमोशनल भाग भी है जिसको भाव चाहिए। तो क्या ये भाव ब्रेन से ही पूरी तरह से समझाया जा सकता है या नहीं समझाया जा सकता है, क्या ब्रेन से ही पूरा भाव व्यक्त हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, है ना। ये भी हमारे लिए सोचने का मुद्दा है। तो अभी का जो साइंस है बहुत सारा ऐसा एक्सप्लेन करते हैं कि भाव जो है वो भी कोई ब्रेन में कोई केमिकल होता है तो उसमें वो भाव पैदा होता है। जैसे माँ बच्चे को दूध पिलाती है तो उस समय उसमें कोई ममता नाम की चीज़ आती है, और उसमें उस समय वो देखे ब्रेन में, है ना, MRI वगैरह करके देखे हो, तो उन्होंने देखा कि कोई केमिकल प्रोड्यूस होते हैं उस समय, कोई ऑक्सीटोसिन नाम का हार्मोन प्रोड्यूस होता है। तो बोलते हैं कि ममता का हार्मोन जो है वो ऑक्सीटोसिन है ना। ऐसा जो उन्होंने निष्कर्ष निकाला। ऐसे उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए और सबके करस्पॉन्डिंग सारे फीलिंग्स के करस्पॉन्डिंग कुछ कुछ केमिकल भी उनके पास में रखे हुए हैं, है ना। तो ये भी हमारे लिए सोचने का मुद्दा है कि क्या ब्रेन से ही ये जो भाव है ये पैदा हो जाते हैं, या भाव कोई बिल्कुल अलग ही चीज है ना। ये भी हमारे लिए सोचने का मुद्दा है। तो ये जो सारा जिस तरह से सोच अभी चली है उसी का ही परिणाम है कि उसके दो तरह के परिणाम हैं। एक तो आदमी ने अस्तित्व की जो जड़ वाली रियलिटी को समझने का प्रयास किया, उसके फलस्वरूप हमको बहुत सारे यंत्र उपलब्ध हुए
उसके फलस्वरूप हमारे को कपड़े उपलब्ध हुए, हमको पंखा उपलब्ध हुआ, हमको गाड़ी घोड़ा उपलब्ध हुआ और हम आज एक बेहतर स्थिति में हैं आदिवासियों की तुलना में, है ना, एकदम कबीलाइयों की तुलना में, जंगलियों की तुलना में। एक तो ये हुआ। दूसरा ये जो हमने अस्तित्व को एक कॉन्फ्लिक्ट की तरह देखा और वहाँ से कॉन्फ्लिक्टिव ट्रूथ है, कॉन्फ्लिक्टिव रियलिटी है और कॉन्फ्लिक्ट के थ्रू ही विकास होगा। तो हमको जो है कपड़े बनाना भी है ना, उससे कपड़े बना ये विकास होगा और फिर हमको कपड़े छीनना भी है ना। ये दोनों कार्यक्रम करते हुए ही जो है विकास होगा, है ना। इस तरह से दो चीजें बना। तो एक तरफ तो हमको बहुत सारी सुविधाएं मिली और दूसरी छीना झपटी वाली मानसिकता भी मिली और वो बढ़ती ही जा रही है। तो ये जो छीना झपटी वाली मानसिकता है, इसका क्या विकल्प है, ये हमको सोचना है ना। इस विकल्प को विज्ञान जो अध्यात्म का, है ना, विरोध करते हुए विरोध की धरातल पर बहुत सारा खड़ा हुआ और फिर से जो है अभी जैसे सुबोध भैया बोल रहे थे, जिसको हम जो थ्योरीज बोल रहे हैं विज्ञान का, जिसको क्वांटम थ्योरी बोल रहे हैं ना, और जिसको आइंस्टीन का जो थ्योरी है ना, कि पूरा रिलेटिविटी वाला एक थ्योरी है ना। तो ये जो सारा थ्योरी है जिसको बिग बैंग बोल रहे हैं ना। तो जहाँ पर हमको विज्ञान में बहुत सारा विज्ञान और अध्यात्म में कॉन्फ्लिक्ट्स दिखाई देते हैं कि एक आंख से बड़ी रियलिटी को बात कर रहा है, एक आंख की रियलिटी को बात कर रहा है ना। जहाँ कॉन्फ्लिक्ट दिखाई देते हैं वहाँ पर कुछ कुछ हमको सिमिलरिटी भी दिखाई देती है कि फाइनली दोनों ही एक जगह पर आ जाते हैं, है ना, कि अध्यात्म भी इस पूरे जगत को नकार ही रहा है ना, बहुत सारा कि ये सब ट्रूथ नहीं है और अल्टीमेट रियलिटी ही ट्रूथ है ना, ऐसा। दूसरा जैसे हम पुराणों में पढ़ते हैं कि मनु जो था उसने एक जहाज बनाया था और जो प्रलय आ गया था उसमें, है ना, आदमी खत्म होने वाला था, उसने एक जहाज बनाया था, उसमें 2-4 घड़े में बीज रख लिए थे, 2 बकरियां रख ली थी, है ना, और वो जब प्रलय खत्म हुआ तो वापस से पैदा हो गए सारे लोग। तो ऐसा ही जो है वो बिग बैंग थ्योरी भी कुल मिला के ऐसा ही बोल रहा है ना। तो दोनों में बहुत सारी समानता भी है। फाइनली अल्टीमेट निष्कर्ष दोनों के मानव को एक्चुअल रियलिटी जिसको बोल रहे हैं कि अल्टीमेट ट्रूथ क्या है, वो रियलिटी अध्यात्म से भी अभी हाथ नहीं लगी है और विज्ञान से भी अभी हाथ नहीं लगी है। तो ये भी हमारे लिए सोचने का प्रश्न है कि अल्टीमेट रियलिटी क्या है, ये भी हमारे लिए सोचने का एक प्रश्न है। उसे जीने का तरीका भी क्या निकलेगा, ये भी हमारे लिए सोचने का प्रश्न है ना। जैसे भौतिकवादी एक तरह से देखे तो आपने एक कहानी सुनी होगी कि एक आदमी जो है नदी के किनारे मछलियां पकड़ रहा था, है ना। फिर कोई बड़ा बिजनेसमैन उसको आके बोलता है कि भाई क्या कर रहे हो, है ना, कुछ काम करो। वो बोलता है काम करने से क्या होगा, तो बोलता है पैसा मिलेगा, पैसा मिलने से क्या होगा, है ना। फाइनली ऐसे क्या होगा ऐसे क्या होता है कि आराम करोगे, आराम करके क्या करोगे, तो जो है आराम से नदी किनारे बैठ के मछलियां पकड़ोगे। तो बोलता है मैं तो पहले से वही कर रहा हूँ, है ना, जब इतना सारा करना ही है तो फिर क्या करना है ना। ऐसा भौतिकवाद के आधार पर देखेंगे तो आदमी का जीना निकलता नहीं है, फ्रूटलेस हो जाता है ना। ऐसी सिमिलर कहानी हम अध्यात्म में बना सकते हैं, है ना। कोई आदमी तपस्या कर रहा होगा बैठ के, है ना, फिर कोई आके बोलेगा कि ये करो वो करो वो करो, फिर क्या करोगे, विश्राम करोगे, वो बोलेगा मैं पहले से विश्राम कर रहा हूँ तो सेम कहानी उसमें ही बन जाएगी। तो ये जो फाइनली आदमी का जीना क्या है वो दोनों ही तरह के थॉट से अभी नहीं निकला है। तो हमारे लिए फिर से ये सोचने का मुद्दा बनता है कि दोनों भागों में क्या कमी बची और उसको हम कैसा पूरा कर पाएंगे और क्या हम अपना जीना निकालेंगे, ये हमारे लिए सोचने का मुद्दा बनता है। ठीक है, इसी के साथ मैं प्रदीप भैया को वापस माइक देता हूं। बालमुकुंद भाई ने लगभग समरी भी कर दिया है, तो मुझे करने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं है, मैं 2-3 बात ही रखूँगा अभी। तो हमारे सामने ये प्रश्न खड़ा होता है कि एक तो स्पिरिचुअलिटी की तरफ से क्या हमको कैसा जीना है, मतलब माँ बाप के साथ कैसा रहना है, टीचर के साथ कैसा रहना है, समाज में कैसा रहना है, इसका सॉल्यूशन निकल पाया क्या? अगर हम समझते हैं कि निकल गया है तो इसकी परंपरा क्यों नहीं बनी है अभी तक, तो एक बड़ा क्वेश्चन है। तो दूसरी तरफ ये साइंस के जो एडवांसमेंट्स है बहुत सारा हम क्लेम करते हैं, मगर साइंटिस्ट का जो बिहेवियर है, साइंटिस्ट मतलब यहाँ पे आदमी समझिए, आदमी का जो बिहेवियर है अभी भी मतलब प्रश्न चिन्ह में खड़ा हुआ है। तो आदमी कैसा जीना है, इतने मतलब एडवांसमेंट्स के बाद भी आदमी को कैसा जीना है ये तय नहीं हुआ है। तो ये साइंस यहाँ पे आके खड़ा हो गया है। तो साइंस क्या सिर्फ आदमी के जो कन्वीनियंसेस है उसी के ऊपर काम कर रहा है, ये एक बड़ा क्वेश्चन है। और ये स्पिरिचुअलिटी है
कि आप नहीं समझेंगे, नहीं समझेंगे, नहीं समझेंगे, या जो समझ में आ गया है वो बोलता है कि मैं समझा नहीं सकता हूँ, वो ऐसी चीज़ है। तो क्या हम ये दो मतलब बड़े बड़े क्या बोलते हैं दीवार के सामने खड़े हो गए क्या? तो अभी प्रश्न ये है कि अभी जो युवा पीढ़ी है इन दोनों धाराओं के बारे में क्या सोचता है और कैसे रास्ता निकलेगा यहाँ से। तो हमारे सामने अभी है कि हम खुद को समझना है या नहीं है, ये एक बड़ा मुद्दा है। क्या हम मानव के बीच में जो संबंध है उसको समझना है या नहीं है, ये एक बड़ा मुद्दा है। और जो मानव संबंध के बीच में जो पहले सेशन में हुआ था, वाइफ एंड हस्बैंड का जो संबंध, जो फैमिली के लिए एक बेस वाला जो संबंध है, तो उसके बीच में मतलब उसका जो मूल संबंध वाला मुद्दा है उसको समझना है या नहीं है। क्या इज इट जस्ट लाइक एनिमल्स, दैट्स ऑल। सो वाइफ एंड हस्बैंड रिलेशनशिप इज ओनली जस्ट टू प्रोड्यूस चिल्ड्रन एंड देन परंपरा बनते जाएगी। तो इसका मतलब क्या है कि शिक्षा संस्कार जो माँ बाप से या टीचर से जो मिलने वाला है उसकी परंपरा की स्थापना होना है लगता है, मगर उसकी जिम्मेदारी किसकी है, तो ये बहुत बड़ा प्रश्न है। और उसके बाद में ये जो आदमी का संपूर्ण अस्तित्व के साथ संबंध क्या है, आदमी इसमें अविभाज्य अंग है या नहीं है। सो ऐसे बड़े बड़े मुद्दे अपने पास है। तो युवा पीढ़ी के सामने ये प्रश्न है, ये जो हमने 3 लोगों ने ये प्रयास किया है, ये जो बड़े मतलब इसीलिए हमने सोच समझकर आंसर के रूप में कुछ नहीं रखा है यहाँ पे, मतलब we just wanted to put the framework where we stand right now. It is not that we wanted to provide some solution, this is the alternative, ऐसा कुछ हमने चेष्टा नहीं की है। तो ये सब सारे मुद्दे अपन सबके सामने सोचने के लिए है। तो इसी के साथ मैं समाप्त करता हूँ यहाँ पे। धन्यवाद।